तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी गेंद के नीचे आने पर उसका भार कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। ठीक है, तो देखिए, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो है अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्रिकेट गेंद का जो है संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। ठीक है, अतः जो है पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से जो है काटना आसान क्यों होता है? तो दूसरा ऑप्शन, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो गैस से भरे गुब्बारे पर नाखून द्वारा लगाया गया जो है दाब सुई की तुलना में लगाए गए दाब से कम होता है। ठीक है, क्योंकि दाब सूत्र से P बराबर होता है F/A। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम लगेगा, इसी प्रकार क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगेगा। ठीक है, तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत। तो तीसरा ऑप्शन, यानी पास्कल का नियम। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक जो है हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर जो है समान दाब रहता है। नेक्स्ट 114 देखिए, फिर है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में जो अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो 114 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तो प्रकाश पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभा जो है मंडल चंद्रमा से पूरी तरह जो है ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण के जो है आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना जो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण को आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है। तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट कदा किसी एसी जनित्र का डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि? तो 115 का दूसरा ऑप्शन, यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में कंप्यूटरेटर लगाते हैं, जबकि एसी जनरेटर में सिर्फ वलय होते हैं। तो एसी जनित्र में सर्पे वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट फिर है कि अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ठीक है, तो अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं, इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए वास्तविक दूरी u और प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी संबंधित है। तो 117 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी 1/u + 1/v बराबर 1/f। ठीक है, गोलीय दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध दिया गया है कि 1/f बराबर 1/v और 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118, कहता विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया है? तीसरा ऑप्शन, ओरस्टेड। तो विद्युत देखिए, धारा के चुंबकीय प्रभाव शब्द का अर्थ है कि तार के माध्यम से बहने वाली धारा उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन, बल और दबाव। तो बल की SI इकाई न्यूटन है। चाल तथा वेग के मात्रक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, दूरी तथा विस्थापन का मात्रक मीटर है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। दबाव का मात्रक जो न्यूटन प्रति मीटर है। नेक्स्ट
कहता है एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकंड है, इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो देखिए भी बराबर है कितना 340 और लेमडा बराबर यहाँ पे दे दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे भी बराबर क्या होगा एन लेमडा, भी बराबर होता है एन लेमडा। ठीक है, आवृत्ति निकालना है तो लेमडा बराबर क्या होगा V/N, यानी 340 बट्टा में 0.002। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17,000 हर्ट्ज, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट फिर है कि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो अवतल दर्पण एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनाता है जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है। तो दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच हो तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट फिर कहता है कि यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है अर्थात आवर्धित है। 122 किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो दूसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। जब एक परिपथ से जुड़ा एक कंडक्टर चालक चुंबकीय क्षेत्र में चलता है, इसका उपयोग जनरेटर की वाइंडिंग में करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है आपको फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फिर नेक्स्ट है कि 12 वोल्ट विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश है। तो 123 का देखिए तो W बराबर है 36 जूल और Q बराबर कितना है 12 वोल्ट, Q बराबर है 12 वोल्ट। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q, V बराबर W/Q यानी 36/12 यानी कितना होगा 3 कूलम, कितना होगा 3 यानी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 कहता लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहे के बुरादे के बीच की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। अभिक्रिया में लोहा HCl के जलीय घोल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और हाइड्रोजन गैस के विकास के साथ जो है FeCl2 बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 125 नंबर देखिए 125 है कि आवर्त तालिका में जो है किसी तत्व के गुणधर्म खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। तीसरा ऑप्शन प्रोटॉनों की संख्या। तो आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या पर जो है आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी तत्वों के वर्गीकरण का मूल आधार है। नेक्स्ट अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 126 का दूसरा ऑप्शन जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, तो जलीय अवस्था में अम्ल H+ आयन देते हैं जो विद्युत जो है संचालन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट 127 है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर जो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, इनमें से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। 127 का तीसरा सल्फर। तो अम्लीय ऑक्साइड अधातुओं से बनते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सल्फर में से जो है सल्फर एक अधातु है और इसलिए यह अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें सल्फर जो है क्या है अधातु है। ठीक है, और अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट कहता है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए किसी बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है। ठीक है, विलायक की मात्रा है आपको 47 ग्राम, तो बिलियन में द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा आपको, तो विलायक ग्राम में बट्टा विलायक प्लस बिलियन गुने 100 यानी ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो विलायक और 47 प्लस 320 और गुना में कितना 100, तो यहाँ से निकल जाएगा 12.80% यानी राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन की सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? 129 का दूसरा ऑप्शन परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं और परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। नेक्स्ट 130 नंबर देखिए
फिर कहता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए किया जाता है? 130 का होगा तीसरा ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। और जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो देखिए कि टूटी हुई हड्डी की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाला यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। और नमक हेमीहाइड्रेट के प्रति जो है अणु पानी के आधे अणु के साथ कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। और CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो देखिए जो है को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तैयार किया जाता है, जहां यह आंशिक रूप से निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट कहता 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्याओं का मान होता है। तो 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या यानी n बराबर क्या होगा? तो n बराबर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे l का जो मान होगा 0 1 2 3 SPDF, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है, SPDF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे l बराबर कितना है? l बराबर 1 है। तो m बराबर कितना? m बराबर -1, ठीक है। m बराबर -1। इस तरह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, s बराबर -2। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का जो है आवधिक कार्य है? तो 132 का होगा तीसरा ऑप्शन आधुनिक, ठीक है, आधुनिक आवधिक नियम, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के जो आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसमें आयनों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? 130 ऑप्शन आधुनिक, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। 133 का फर्स्ट 4 अन्य कार्बन परमाणु, ठीक है। तो हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, अर्थात प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरा कार्बन का ही जो है एक प्रमुख जो है अपरूप है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक जो है 2.4 एक साथ होता है तथा साथ ही यह ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। 133 का फर्स्ट 4 अन्य कार्बन परमाणु से, तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 134, क्वेश्चन नंबर 134। अब देखिए कि जिन हीरो से शीशा काटा जाता है उन्हें वोट कहते हैं। 134 नंबर कहता है कि एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया है। आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और भूरे रंग का निक्षेप जो है ब्लेड पर देखा गया है। इस सूचना के आधार पर आप निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो 134 का क्या होगा? देखिए 134 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। तो चूंकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार आयरन कॉपर की तुलना में अधिक जो है क्रियाशील होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तांबे का रंग लाल भूरा होता है। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है जो फिनोफेथलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है। तो कहता निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व हो सकता है? 135 का तीसरा सोडियम, ठीक है। तो फिनोफेथलीन एक ऐसा संकेतक है जिसका उपयोग एसिड बेस जो है ट्राइट्रेशन में किया जाता है। यह अम्लीय विलयन में रंगीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, अतः फिनोल्फेथलीन विलयन को गुलाबी कर देता है। सोडियम एक धातु है जो पानी के साथ क्रिया करके सोडियम जो हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो एक क्षार है, ठीक है। नेक्स्ट सेक में सोरोडियम सेफेलोडियम और ईसीडियम साधन है। तो दूसरा ऑप्शन अलैंगिक प्रजनन के, ठीक है। तो सेक अर्थात सेवाल व कवक में जो सोरिडियम सेफिलोडियम और ईसीडियम, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के साधन है। कवक तथा शैवाल एक दूसरे पर आश्रित होकर सहजीवी जीव के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट
137 देखिए, फिर 137 है कि एस्परगिलोसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथा ऑप्शन। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, एस्परगिलोसिस एक संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया या एस्परगिलस कवक के कारण होने वाला कवक विकास है। काले, सफ़ेद और पीले रंग के बाद देश में जो है एस्परगिलोसिस नामक एक जो है नए कवक संक्रमण के मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट 138 कहता है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है। दूसरा ऑप्शन नाभिकीय अम्ल। तो जब विषाणु जीवन पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ नाभिकीय अम्ल होता है। नाभिकीय अम्ल जो है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए होता है, जबकि जीवाणु में डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है। 139 देखिए, फिर कहता है कि सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? सर्पों की विष ग्रंथियाँ, तो तीसरा ऑप्शन यानी कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि है। ठीक है, तो सर्पों की विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में इसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट 140 देखिए, फिर निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है? 140 का तीसरा ऑप्शन यानी एब्सिसिक अम्ल। तो देखिए जो है यहाँ पे विल्टिंग, ठीक है, विल्टिंग पौधे के विकास अवरोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव है। यह पहली बार जो है उस एजेंट के रूप में खोजा गया था कपास के बीज कोषों के विच्छेदन या गिरने का कारण बनता है। यह जो अंकुरण को अवरुद्ध करके और भंडारण प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ावा देकर बीजों में जो है सुप्तता को प्रेरित करता है। तो एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, फिर आनुवंशिक पदार्थ से बने अणुओं की लंबी श्रृंखला द्वारा जो किया जाता है। 141 का दूसरा ऑप्शन जो है डीएनए। ठीक है, क्या होगा? 141 का डीएनए। तो पराग कणों का पराग कोश में स्थित केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागन कहलाता है। ठीक है, स्वपरागन तब होता है जब पराग कोश से पराग उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर किसी अन्य फूल पर जमा हो जाता है। परागकण एक प्रजाति की एक अलग फूल या एक जो है फूल के पराग कोश से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट 142 कहता है कि खाली स्थान फूल की पत्तियां जो है किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। तीसरा ऑप्शन चमेली। तो देखिए, चमेली जो है फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। ठीक है, तो चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। ठीक है, तो पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाई, दलपुंज पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि कौन से सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो फर्स्ट हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दलहली जो है कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जो नाइट्रोसोफाइंग बैक्टीरिया पाई जाती है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती हैं, जिससे खेतों की उर्वर शक्ति में जो वृद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट 144 है कि जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो तीसरा ऑप्शन सिंजेनेसियस। तो देखिए, पुंकेसर के तंतु जब स्वतंत्र होते हैं और परागकोश से जुड़े होते हैं तो इस प्रक्रिया को सिंजेसियस कहते हैं। ठीक है, तो जिन पौधों में कार्पेल यानी स्त्री केसरी तथा पुंकेसर एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो इन पौधों को जो है मोनोसियस कहते हैं, जैसे नारियल, मक्का, आम आदि। 145 देखिए, कहता किसी मरीज का पिता से शल्य जो है चिकित्सा द्वारा जो है निकाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी सलाह उसके लिए मददगार है? 145 का तीसरा ऑप्शन 145 का तीसरा यानी उच्च वसायुक्त आहार से बचो। ठीक है, तो चूँकि उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ जो है पचाने में कठिन होते हैं, इसलिए जो है गॉल ब्लाइडर की सर्जरी के बाद यदि आपको गैस, सूजन या दस्त हो रहा हो तो आपको उससे बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 146 देखिए, फिर है कि निम्नलिखित विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। तो 146 का तीसरा ऑप्शन क्या होगा? तो ADEK। ठीक है,
ए, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा, तो देखिए अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन वसा घुल्य ए, डी, ई और के की थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। वसा में घुलनशील विटामिन नष्ट नहीं होते हैं जब वे खाद्य पदार्थ जिनमें वे होते हैं उन्हें जो है पकाया जाता है। शरीर को हर दिन इन विटामिनों की आवश्यकता नहीं होती है और उपयोग न करने पर उन्हें लीवर और वसा के ऊतकों में जमा कर देता है। नेक्स्ट, कहता किसी पौधे का मुरझाना निम्नलिखित में से किसके कारण है? तो 147 का फर्स्ट, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए जब पौधे अपने अवशोषण की दर से अधिक पानी खो देता है तो यह मुरझा जाता है। फलतः पौधों की कोशिकाएं पानी खो देती हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती। ठीक है। नेक्स्ट, फिर है कि एक्स ग्रंथियां युग में उपस्थित होती हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित होती हैं। ये हार्मोन को स्रावित करने पर आदेश वाई ग्रंथि से प्राप्त करती हैं, जेड ग्रंथि से प्राप्त होती हैं। वाई जो है जेड को भी स्रावित करता है। एक्स वाई जेड क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एड्रीनल पीयूष वृद्धि हार्मोन। तो एड्रीनल ग्रंथियां युग्म है उपस्थित होती हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन को स्रावित करने पर जो आदेश पीयूष ग्रंथि से प्राप्त करती हैं। पीयूष ग्रंथि जो है ग्रोथ हार्मोन को भी स्रावित करता है। 149 कहता चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? 149 का होगा चक्रवात के बारे में तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? BCD यानी बहुत ही उच्च दाब तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है। चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो जो है बन सकता है और पवन की दिशा चक्रवात में सहयोग करती है। ठीक है। तो 149 का तीसरा। ठीक है। अब देखिए एक चक्रवात वायु राशि है उच्च दाब से जो कम दबाव वाले सशक्त केंद्रों के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट, 150 है कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? 150 का फर्स्ट, विटामिन डी। तो कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कोई हार्मोन पर्याप्त जो है कैल्सीफेरॉल का निर्माण नहीं करता है। ठीक है। तो डी फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।